Hi guys, welcome back to our channel Sentry, Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM Series 21A Pass for Sure videos. NISM Series 21A का जो PMS डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम है उसके हम वीडियोस बना रहे हैं. हम अब तक 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 4, इन्वेस्टिंग इन डेट. आज हम कवर करेंगे इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. जो फिक्स्ड इनकम में जो इन्वेस्टमेंट होती है, डेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है, हम आज वो कवर करने वाले हैं. चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. So after reading this chapter, the reader should understand about basic characteristics of fixed income securities, components of fixed income securities, relationship between bond price and yield, alternative yield measures like YTM, coupon yield, current yield, interest rate risk क्या होता है हम देखेंगे, और duration of the bonds जो maturity duration होती है उसको हम समझेंगे कि क्या होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का चैप्टर नंबर 4, इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, टिपिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही कम एक्साइटमेंट उन्हें होती है जब वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स की हम बात करते हैं. बट टिपिकली इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो फोकस होता है उनका इक्विटीज़ में जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उनको लेना होता है. बट इट इज़ एन आयरनी कि मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज द ग्लोबल टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स जो है इज़ लार्जर देन द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी. ग्लोबली जितने भी इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा, और जो यूनिवर्स जो डेट का है वो कहीं ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स. सो जो डेटा NISM सीरीज बुक में दिया गया है एज ऑफ 2020, जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो USD 105.8 ट्रिलियन डॉलर था 2020 तक, और जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट आउटस्टैंडिंग था वो USD 123.5 ट्रिलियन डॉलर था. तो बिल्कुल देखा जा सकता है यहाँ पे कि जो ग्लोबल डेट यूनिवर्स है जो इक्विटी यूनिवर्स से भी ज़्यादा है. डेट वाज 123.5 USD ट्रिलियन डॉलर्स, और वहीं पे इक्विटी मार्केट कैप है 105.8 ट्रिलियन डॉलर्स. देखा जाता है कि गवर्नमेंट ही सिंगल लार्जेस्ट इशूअर है बॉन्ड का. कंपनीज भी डिफरेंट बॉन्ड्स इशू करती हैं एट द सेम टाइम, और गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड्स हैं वो भी डिफरेंट मैच्योरिटी के हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके के भी हो सकते हैं. आगे इस चैप्टर में हम समझेंगे कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. स्पेसिफिकली जो इंडिया की फिक्स्ड इनकम मार्केट है, चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो इंडिया में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ इंडिया में इशू की जाती हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक बॉडीज़, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज़ जो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं. चलिए एक टेबल के जरिए हम समझते हैं कि जो मार्केट सेगमेंट है और जो इशूअर कौन कौन है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो अगर टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात करूं जो आज इंडिया में ट्रेड होते हैं, तो प्राइमरीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स आ जाते हैं. उसके बाद पब्लिक सेक्टर कुछ बॉन्ड्स हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, स्टेटरी बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी वहाँ पर आ जाती है. और जो प्राइवेट सेक्टर जो बॉन्ड्स हैं, प्राइवेट सेक्टर अगर मैं डेट बोलूँ या प्राइवेट सेक्टर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बोलूँ, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट्स जो हैं, कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं जो डेट इशू करते हैं, जो बॉन्ड्स इशू करते हैं पैसा रेज करने के लिए. बैंक्स भी आ जाते हैं वहाँ पर, बैंक्स भी कहीं ना कहीं अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं, फिक्स्ड इनकम इशू करते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक RBI. सो ये इस तरीके से आपके टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं जो मार्केट सेगमेंट्स और जो इशूअर हैं कि इशू कौन कौन करता है. अब मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या जो GSEC जिसको बोलते हैं वो लार्जेस्ट सेगमेंट है इंडिया के फिक्स्ड इनकम मार्केट का. इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही होती है. बट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो उसने भी काफ़ी सब्सटेंशियली ग्रोथ अटेन की है इन रिसेंट ईयर्स अगर मैं बात करूँ तो. और जो इंडिया में जो प्राइमरी मार्केट है कॉर्पोरेट डेट में, वो बेसिकली सिर्फ एक प्राइवेट प्लेसमेंट ही मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो इशू होते हैं वो बहुत ही प्राइवेटली प्लेस्ड होते हैं अमंग दी जो होलसेल इन्वेस्टर हैं, मतलब जैसे कि बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स और अदर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं. सो इसीलिए ये सिचुएशन जो है तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट करती है रिटेल पार्टिसिपेशन द बॉन्ड मार्केट्स को. तो द शेयर ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर इन कॉर्पोरेट मार्केट इज स्टिल वेरी लेस. अगर मैं बात करूं कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अभी भी शेयर बहुत कम है बॉन्ड मार्केट, स्पेशली अगर मैं उनकी बात करूं तो, क्योंकि ये होलसेल इन्वेस्टर्स को ही ज़्यादा प्राइवेटली प्लेस्ड ये मार्केट है जहां पर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कॉर्पोरेशन, अदर लार्ज इन्वेस्टर्स ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं. अभी भी एज अ रिटेलर अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं बॉन्ड्स में, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं पसंद करते. चलिए अब समझते हैं बॉन्ड्स क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे बॉन्ड्स बिहेव करते हैं, कूपन रेट क्या है, ये सब समझते हैं. देखिए बॉन्ड क्या है, एक आपकी फिक्स्ड
फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ऑन द इशूअर पे, दैट दे आर रेफर्ड एज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अगर मैंने किसी से कुछ पैसा उधार लिया है तो मेरी एक फिक्स्ड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, या मैं बोलूँ कि फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि मैं उसको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट वापस करूँ। कोई भी है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 10% का इंटरेस्ट उसको दे रहा हूँ, पेइंग एनुअली, सेमी एनुअली और आपका मंथली, कोई भी इंटरेस्ट रेट्स है, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो भी टेनर है उसी हिसाब से फिर मैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करूँगा। एट लास्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं क्वार्टरली पे कर रहा हूँ, एनुअली 12% का इंटरेस्ट 3% हर क्वार्टर में पे करूँगा, और फोर्थ क्वार्टर में मैं प्रिंसिपल प्लस जो 3% है वो पे करूँगा। सो इस तरीके से आपका डेट काम करता है, इस तरीके से बॉन्ड एक काम करता है। चलिए समझते हैं कि बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले द इशूअर ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड का इशूअर है, जिसने बॉन्ड इशू किया है और जिसने पैसा लिया है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देगा जिसको हम कूपन बोलते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किसको देगा? जो इन्वेस्टर है बॉन्ड का, जिसने पैसे लगाए हैं, जिसने पैसे दिए हैं इशूअर को, उसको ये पहले ही बॉन्ड पे लिखा जाएगा, पहले ही से ही। और ये जो कूपन रेट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कूपन रेट ऑलवेज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी बॉन्ड किसी भी एग्रीड प्राइस पे जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे बॉन्ड इशू हुआ है तो कूपन रेट पूरा ड्यूरेशन में सेम ही रहेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड की, जो रीपे द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर कोई 1 लाख रुपए किसी से लेता है तो वो 12% साल के हिसाब से लिए हैं, पेइंग क्वार्टरली, तो वो 3% हर क्वार्टर देगा, और फोर्थ क्वार्टर में वो प्रिंसिपल वापस लौटाएगा। तो प्रिंसिपल जो आपका वापस आ जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो 1 साल का बॉन्ड है तो 365वें दिन में आपको प्रिंसिपल लौटाना पड़ेगा। सो फिक्स्ड इनकम ऑब्लिगेशन जो सिक्योरिटी की हैं वही डिफाइन करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉन्ड की। अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई एक फिक्स्ड इनकम है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि उसमें इनकम जो है फिक्स्ड आ रही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एनुअल हो सकते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो एनुअल हो सकती है, वो आपकी क्वार्टरली हो सकती है, मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स हो सकती है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे, टर्म टू मैच्योरिटी क्या होती है। टर्म टू मैच्योरिटी इज़ द टाइम पीरियड बिफोर बॉन्ड मैच्योर्स और एक्सपायर्स। मतलब इसमें अभी कितनी मैच्योरिटी है या कितना टाइम बचा है इस बॉन्ड को एक्सपायर होने में, उसको ही हम प्योरली टर्म टू मैच्योरिटी बोलते हैं। मैच्योरिटी पीरियड को हम एज ए टेनर और टेन्योर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड्स विद ऑप्शंस की। बॉन्ड्स में कुछ एम्बेडेड ऑप्शंस होते हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं विद एम्बेडेड ऑप्शंस आर कॉल ऑप्शन एंड बॉन्ड्स विद पुट ऑप्शंस एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स के साथ कुछ ऑप्शंस अटैच होते हैं, कुछ बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं। चलिए समझते हैं कि कौन कौन से हैं। जो कॉल ऑप्शन जो है, कॉलेबल बॉन्ड्स जिसको बोला जाता है, वो कौन से होते हैं, एंड बॉन्ड्स विद पुट ऑप्शन एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सो हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कॉल ऑप्शन अगर किसी बॉन्ड में है तो वो कौन सा है, पुट ऑप्शन अगर दिया गया है तो वो कौन सा है। चलिए समझते हैं। और ये एक नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हमारा जो वीडियो बनाने का सबसे मेन मोटिव यही है कि आपको NSM 21 क्लियर कराया जाए, और उसके लिए मैं आपको जो मेन क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। और इसी हिसाब से ऑप्शंस जो हैं, ये क्वेश्चंस आता है, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आप ये अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। चलिए समझते हैं कि कॉलेबल बॉन्ड कौन सा है। देखिए, कॉलेबल बॉन्ड गिव्स द इशूअर राइट टू रिडीम और पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बॉन्ड बिफोर द स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। अगर आपका बॉन्ड एक ऑप्शन के साथ आया है, कॉल ऑप्शन के साथ अगर वो बॉन्ड आया है, पहले ही उसमें ये लिखा जा चुका है कि हाँ आपके अंदर ये कॉल ऑप्शन है, तो ये कॉलेबल बॉन्ड जो है गिव्स द इशूअर जो बॉन्ड इशू कर रहा है, जो आप पैसे ले रहा है, जो डेट रेज कर रहा है, उसको ये राइट देता है कि वो कुछ पार्ट या सारा पार्ट आउटस्टैंडिंग जो बॉन्ड है वो रिडीम कर सके बिफोर द स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट। और जो डिटेल्स होंगी अबाउट द कॉल प्रोविजंस वो भी मेंशन्ड होंगी इंडेंचर में। सो जो ये कॉलेबल बॉन्ड है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी है, जो इशूअर ऑफ द डेट है, इशूअर ऑफ द बॉन्ड है, उसके लिए बहुत ही एडवांटेजियस होता है। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जो कॉलेबल बॉन्ड्स हैं, इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ री इन्वेस्टमेंट रिस्क लेके आता है। क्योंकि अगर उसने आपसे को पैसा वापस पहले ही लौटा दिया तो अब आप उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। एक 12 महीने का बॉन्ड था
जो कॉल ऑप्शन के साथ था, और जो आपका जो डेट में जिसने पैसा आपको दिया है, जो इशूअर है, उसने 6 महीने में ही उसको कॉल कर लिया और आपको पैसा वापस दे दिया विद इंटरेस्ट। अब आपके पास जो वापस पैसा आ गया है एज एन इन्वेस्टर, तब आपके पास बहुत बड़ा रिस्क अराइज हो जाता है री इन्वेस्टमेंट का, कि अब एग्जैक्टली आप कहाँ पे री इन्वेस्टमेंट करोगे, और हो सकता है कि वो इंटरेस्ट आपको 6 महीने पहले वाला वापस ना मिले, इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में कम हो गए हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ जाता है इन्वेस्टर के लिए जब आप एक कॉलेबल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं पुट प्रोविजंस की। देखिए पुट प्रोविजन क्या करता है, जो बॉन्ड होल्डर है, जो जिसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो बॉन्ड को होल्ड कर रहा है, उनको एक राइट देता है कि जो बॉन्ड है उसको वो सेल कर दें वापस इशूअर को एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक डेट्स। तो आपका जो डिटरमाइंड प्राइस है वो भी यहाँ पर पहले से डिटरमाइंड रहेगा, प्राइस भी, और स्पेसिफाइड डेट भी आपकी स्पेसिफाई रहेगी। सो पुट प्रोविजन क्या करता है, बॉन्ड होल्डर को वो राइट देता है कि वो अपना बॉन्ड फिर से इशूअर को सेल कर सकता है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। और देखा जाता है कि जो ये पोर्टेबल बॉन्ड्स हैं ये बेनिफिशियल होते हैं बॉन्ड होल्डर के लिए, बिकॉज क्या होता है, बॉन्ड होल्डर एक गारंटी देते हैं एक प्री स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस एट द रिडेम्पशन डेट। तो आपको पहले से ही पता होता है कि आपको कितना पैसा यहाँ पर आने वाला है, और जो सेलिंग प्राइस आपको पता है, पहले ही पता है, और रिडेम्पशन डेट भी आपको पहले ही पता है कि जब ये बॉन्ड आपको, आप इसको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और स्पेसिफाइड डेट पे पहले ही एक बॉन्ड इशूअर को सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड की। देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है प्लेन वेनिला बॉन्ड का प्लस एन एम्बेडेड इक्विटी कॉल ऑप्शन। फिर से बताता हूँ, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कॉम्बिनेशन है प्लेन वनीला बॉन्ड प्लस एन एम्बेडेड इक्विटी कॉल ऑप्शन का। ये बॉन्ड होल्डर को राइट देता है, जो बॉन्ड होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, जिसने पैसा निवेश किया है उस पर्टिकुलर डेट सिक्योरिटी में या बॉन्ड में बोल लीजिए, वो उसको ये राइट देता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को राइट देता है कि वो अपना बॉन्ड एक्सचेंज कर दे फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। मतलब अगर कोई कंपनी डेट इशू करती है, पैसा रेज करने के लिए वो डेट इशू करती है, और वो अपने इन्वेस्टर्स को एक कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑप्शन उसमें देती है, तो उस पर्टिकुलर डेट इन्वेस्टर के पास ये राइट है कि वो अपना जो एक्सरसाइज करके एक्सचेंज कराए बॉन्ड को, अपनी जो राइट है उसको एक्सरसाइज करके ये बॉन्ड आपको वापस दे दे कंपनी को, और उसके बदले जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉमन इक्विटी जो शेयर्स हैं कंपनी इशूइंग कंपनी के, वो ले ले। गाइस तो ये तो था अबाउट द बॉन्ड्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स विद द डिफरेंट ऑप्शंस। अब समझते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ बॉन्ड सेफ्टी, कि किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड सेफ है मार्केट में, कौन सा अनसेफ है। कुछ रेटिंग्स हैं जिनको हम देख के ये पता चला सकते हैं। इंडिया में क्रिसिल है, इकरा है, जो हमारे बॉन्ड्स को रेट करती है। रेटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट रिस्क को बताता है, क्रेडिट रिस्क को बताता है कि इस डेट सिक्योरिटी में कितना रिस्क है। जो सबसे हाई क्वालिटी के जो पेपर्स हैं, जो बहुत ही फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़, उनको AAA AA+ की रेटिंग मिलती है। और वहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सबसे सेफ समझा जाता है, वो हमेशा AAA+ में माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपनी डेट ऑब्लिगेशंस पे कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करती। डेट ऑब्लिगेशंस में 2 चीज़ें आती हैं, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो चलिए समझते हैं बॉन्ड की सेफ्टी हम कैसे देख सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, ये आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जब व्हेन इट कम्स टू बॉन्ड्स सेफ्टी। क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमी में नहीं होता है जहाँ पर रिस्क नहीं है। रिस्क सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में है। ये आपको समझने की बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि कितना रिस्क है, कहाँ रिस्क है, और आप कैसे इसको रिस्क को मैनेज करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो रेटिंग है वो उसकी बात करते हैं। 1 साल से जिनकी रेटिंग है, AAA रेटिंग्स की पहले हम बात करते हैं। इन रेटिंग्स को कंसीडर किया जाता है सेफेस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी इनमें होती है व्हेन रिगार्डिंग टू टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, और सबसे कम इसमें लोएस्ट क्रेडिट रिस्क हमेशा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, AAA हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की होती है, और उन कंपनीज़ की होती हैं तो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ अगर डेट इशू करती हैं तो ये माना जाता है कि वो अपनी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स पे बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगी, तो दे कैरीज लोएस्ट क्रेडिट रिस्क। सो AAA में आपका बिल्कुल लोएस्ट आता है, लोएस्ट क्रेडिट रिस्क, ये लोएस्ट वर्ड आपको याद रखना है। AA बात करते हैं, अगेन सेम है, हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है रिगार्डिंग जो टाइमली सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। जब भी मैं बात करूँगा टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, मतलब एक जो इशूअर है उसने अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पे सर्व किया है, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट्स उसने बिल्कुल टाइम पे दिए हैं, कोई डिले नहीं किया गया है,
और डबल ए वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे कैरी लो क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पर हम लोएस्ट नहीं बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू डबल ए, हम लो क्रेडिट रिस्क की बात करेंगे। अब आ जाते हैं ए क्रेडिट रेटिंग पे। जिस लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ए है, चलिए समझते हैं कि उसमें कितना क्रेडिट रिस्क है। Instruments with this range are considered to have adequate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations। अब इनकी जो डिग्री है वो एडिक्वेट है, एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी के साथ आते हैं और सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लो क्रेडिट रिस्क। अब ये क्या आता है, थोड़ा सा यहाँ पर क्रेडिट रिस्क आ जाता है ए में। सच इंस्ट्रूमेंट सीधा सिंपल लिखा हुआ है, सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लो क्रेडिट रिस्क। ट्रिपल बी की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी मॉडरेट क्रेडिट रिस्क। तो सीधा सीधा वहाँ पर लिखा गया है कि हाँ अब यहाँ पर ए के नीचे रिस्क आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन मॉडरेट क्रेडिट रिस्क रहेगा वहाँ पर, ये देखते हैं। अब डबल बी देखिए, इंटरेस्ट विद दिस रेटिंग्स आर कंसीडर्ड टू हैव मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग दी टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि एक जो हम यहाँ पर अब 50-50 मामला हो चुका है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ट्रिपल बी के भी आप नीचे चले गए तो रिस्क और डिफॉल्ट होने के चांसेस मॉडरेट है, 50-50 है यहाँ पर। अब बात करते हैं बी की। देखिए सिंपल, बिल्कुल आसान शब्दों में, इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस क्रेडिट रेटिंग आर कंसीडर टू हैव हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग टाइमली सर्विसेज। जिसकी रेटिंग बी है उसको कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर डिफॉल्ट के चांसेस हाई रिस्क हैं, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। यहाँ पर कहने का मतलब साफ है, अगर आप उस डेट सिक्योरिटी में पैसा लगाओगे जिसकी रेटिंग बी है तो वहाँ पर आपका हाई डिग्री ऑफ डिफॉल्ट की संभावनाएं मौजूद हैं। सी, इंटरेस्ट विद दिस सिक्योरिटीज कंसीडर टू हैव वेरी हाई। अब वहाँ पर हाई था, यहाँ पर वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आ गया। बी में देखिए हाई रिस्क था, यहाँ पर वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आ गया। और डी में एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफॉल्ट सोन। डी क्रेडिट का, डी रेटिंग का मतलब है कि डिफॉल्ट होने वाला है इन फ्यूचर में, बहुत ही जल्दी होने वाला है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जंक बॉन्ड्स। अगर हम क्रेडिट रेटिंग में नीचे जाते जा रहे हैं, वेन एवर यू गो डाउन टू द क्रेडिट रेटिंग्स, तो वहाँ पर आपकी यील्ड बढ़ती जाती है। क्योंकि क्या होता है कि वो उसको हम जंक बॉन्ड बोलते हैं। जब आप क्रेडिट रेटिंग में नीचे की तरफ जाते जाओगे, बी, ट्रिपल बी, डबल बी, ये सारे जंक बॉन्ड्स हैं। ये आपको ज़्यादा इंटरेस्ट तो देंगे टू योर इन्वेस्टर्स, लेकिन ये कंपनी एट द स्टेज ऑफ मॉडरेट रिस्क एंड डिफॉल्ट पे या वही वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट पे मिलेंगे। तो एज एन इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि डेट में कोई रिस्क नहीं होता है। अगर आप डाउन द रेटिंग्स जाओगे, रेटिंग्स पे नीचे जाओगे ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए, तो फिर अगेन आपको उसी हिसाब से उसमें रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। चैप्टर 1 में हमने रिस्क रिटर्न का सिनेरियो पढ़ा था, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वही हिसाब है बिल्कुल यहाँ पे। Whenever you go down in the ratings, your chances of returns are increased, but chances of default are also increased। अब बात करते हैं बॉन्ड प्राइसिंग की। देखिए बॉन्ड प्राइस कुछ नहीं है, प्राइस ऑफ बॉन्ड है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। जो बॉन्ड के हमारे जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं तो उसका प्राइस ऑफ बॉन्ड आज वो प्राइस ऑफ बॉन्ड है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपके फ्यूचर कैश फ्लोज दे रखे हैं और वाईटीएम दे रखी है, तो उस वाईटीएम से आप डिस्काउंट कर दोगे सारों को, सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को, और सबको सम करके आपका प्राइस ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन, 110% आएगा, आपको इसमें गलती नहीं करनी है। और सिंपल परिभाषा देखिए, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज आ रहे हैं उनका आज आपको डिस्काउंट करके वाईटीएम से और उन सबको फ्यूचर कैश फ्लोज को ऐड कर देना है, वो आपका प्राइस ऑफ अ बॉन्ड आ जाएगा। चलिए इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बॉन्ड ऑफ ABC ऑफ 1000 फेस वैल्यू, एक बॉन्ड है ABC का 1000 की फेस वैल्यू पे, कूपन उसका 6% है एंड पेड एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, द मैच्योरिटी इज 3 years अवे, और YTM है इसकी 7% इज द YTM। तो अब मैंने बोला था कि जो प्राइस है बॉन्ड का वो कुछ नहीं है, वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है और वो हम YTM पे प्रेजेंट YTM से उसको डिस्काउंट करेंगे। देखिए डे 1 टाइम पीरियड, अब 1 साल के बाद जो कैश फ्लो आएगा वो 60 रुपये आएगा, 2 साल के बाद भी 60 रुपीज़ आएगा क्योंकि कूपन 6% का है, ये कभी चेंज नहीं होगा, और तीसरे साल मुझे मिलेंगे 1060 रुपये, 1, 2 और 3 years। तो ये जो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज मुझे आ रहे हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज। अगर मेरे को 1 साल के बाद 60 रुपये मिलेंगे तो आज प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है, और मैं ये डिस्काउंट करूँगा YTM से। तो ये अगर मैं डिस्काउंट कर दूंगा YTM से तो मेरे को 56 रुपीज़ मिलेंगे आज। अगर मैं 2 साल के बाद मेरे को कैश फ्लो मिल रहा है 60 रुपये का, तो आज उसकी वैल्यू 52 है, और 1060 जो मैं 3 साल के बाद मिलेंगे, अगर आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 865 है। और अगर सम ऑफ दीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज 973, ये मेरा करंट बॉन्ड प्राइस है एट गिवन YTM।
तो ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमको करके आना है। अब कुछ बॉन्ड यील्ड मेजर्स है, चलिए समझ बॉन्ड यील्ड मेजर्स क्या है। सबसे पहले कूपन यील्ड की बात करते हैं। कूपन यील्ड क्या है? ये कूपन पेमेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स फेस वैल्यू। सिंपल एक क्वेश्चन अगर आता है आपको कि कूपन जो यील्ड है वो निकालिए, तो आप कूपन पेमेंट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिए फॉर्मूला, कूपन पेमेंट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन देखिए, कूपन आ रहा है 8.24, फेस वैल्यू 100 रुपये है, मार्केट वैल्यू 103 है। जो कूपन यील्ड आएगी इसकी फेस वैल्यू डिवाइड बाय कूपन, सिंपल, यानी कि 8.24 डिवाइड बाय 100, सो 8.24% इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही करंट यील्ड अगर आपको निकालने को बोला जाए, करंट यील्ड ऑफ अ बॉन्ड, तो उसमें आपकी मार्केट वैल्यू नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो अब आएगा 8.24 डिवाइड बाय 103, तो वो 8% हो जाएगा। सो करंट यील्ड में हमारा मार्केट वैल्यू से हम उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, उसी हिसाब से फिर 8% इज द करंट यील्ड। और अगर कूपन यील्ड की बात करूँ तो 8.24%। सो ये क्वेश्चन में दोनों में कंफ्यूज नहीं आना है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए अब समझते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी अभी मैंने आपको बताया था कि वो डिस्काउंट रेट है विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम अ बॉन्ड टू इट्स करंट मार्केट प्राइस। आपका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपका उससे निकल जाता है YTM से। आप कोई भी, आपको YTM दे रखी है और आपके फ्यूचर कैश फ्लोज अगर आप कोई भी आ रहे हैं, आप उनको डिस्काउंट कर दोगे YTM से, तो आपका करंट वैल्यू आपकी बॉन्ड की या करंट मार्केट प्राइस भी आ जाएगी। इट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ बॉन्ड इफ इट्स हेल्ड अंटिल टिल मैच्योरिटी। ये वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है बॉन्ड का अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो। और सिंपल मैंने आपको बताया, सिंपली द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स रिमेनिंग कैश फ्लोज। हमने अभी एक एग्जांपल भी देखा था इसमें, अब आप वो दोबारा देख सकते हैं। अब समझते हैं डे काउंट कन्वेंशन कौन सा होता है। देखिए अगर आप इंडियन बॉन्ड मार्केट की बात करते हो, 1 साल से जो ऊपर वाली मार्केट है जिसको हम डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट बोलते हैं, और लेस देन जो 1 ईयर है उसको मनी मार्केट बोलते हैं। सो जो द कन्वेंशंस जो फॉलोड जो इंडियन मार्केट बॉन्ड मार्केट के लिए होते हैं वो 30 डिवाइड बाय 360 डेज के लिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, जो आप कैलकुलेशन के लिए डेज लोगे वो 30 दिन लोगे। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई कैलकुलेशंस नहीं पूछेगा। अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो कन्वेंशन फॉलोड इन इंडियन मार्केट बॉन्ड है वो कौन सा है, वो 30 डिवाइड बाय 360 है, और मनी मार्केट के केस में वो एक्चुअल डेज डिवाइड बाय 360 है। तो मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट CDCPs हैं जिनकी जो मैच्योरिटी है लेस देन 1 ईयर है, उसके केस में एक्चुअल डिवाइड बाय 365 डेज हो जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस इन द मार्केट। देखिए देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट। अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस गिर जाता है। ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चंस बार बार आएंगे और बार बार आपको इस कॉन्सेप्ट पे टेस्ट किया जाएगा। सिंपल है, इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट का जो लेवल है वो बढ़ता है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड्स गिरेगा, एंड कन्वर्सली इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड राइजेस। और अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो जो यील्ड ऑफ बॉन्ड है वो इन्वर्सली रिलेटेड है प्राइस से। चलिए समझते हैं रिलेशनशिप यील्ड टू मैच्योरिटी का एंड कूपन रेट का बात करते हैं। देखिए ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान देने की जरूरत है। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज लेस देन द फेस वैल्यू द बॉन्ड सेल्स एट डिस्काउंट। मतलब जब आपका मार्केट प्राइस जो है बॉन्ड का वो उसकी फेस वैल्यू से कम है, अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू आपकी जो करंट YTM से जो अपने फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके निकाले वो 970 आई है, इसका मतलब द बॉन्ड सेल्स एट डिस्काउंट, और आपकी YTM कूपन यील्ड से ज़्यादा है। जब YTM कूपन यील्ड से ज़्यादा होगी तभी आपका बॉन्ड जो है वो आपके फेस वैल्यू से नीचे आएगी कैलकुलेशंस। तो इसलिए यहाँ पर YTM आपकी इट हैज़ टू बी मोर देन कूपन यील्ड when your market price of the bond is less than the face value। अब बात करते हैं when the market price of the bond is more than the face value। अब आपका मार्केट प्राइस ज़्यादा आ गया है, मतलब आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो 1000 रुपये था, लेकिन मार्केट प्राइस आपका बढ़ चुका है, 1030 रुपये हो गया है। तो मतलब आपका बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और आपकी YTM जो है लेस है कूपन यील्ड से, मतलब आपकी YTM जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो आपकी कूपन यील्ड से कम है यहाँ पर। एंड व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू फेस वैल्यू द बॉन्ड सेल्स एट पार, यानी कि YTM इज इक्वल टू कूपन यील्ड। तो आपकी YTM वो कूपन यील्ड दोनों सेम है। अब हम थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट्स रिस्क पे बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है। डिफाइन होता है चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट से इन द इकोनॉमी में। जब भी इंटरेस्ट रेट्स, जब भी इन्फ्लेशन ऊपर नीचे आता है तो RBI को इंटरेस्ट रेट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और किस तरीके से इफेक्ट करता है ये एग्जिस्टिंग डेट इन्वेस्टर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, चलिए समझते हैं कि क्या होता है। देखिए इफ इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस द प्राइस ऑफ द बॉन्ड राइजेस,
सिंपल सी बात है। आज मैं आपको बहुत ही एक क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल मैं आपको देकर इस चीज़ को समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी ने एक बॉन्ड होल्ड किया हुआ है जो उनको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, 8% एनुअली इंटरेस्ट दे रहा है, और मार्केट में अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, यानी कि अब जो नया मार्केट का इंटरेस्ट रेट्स है वो 9% हो गया है, तो जो भी नया इन्वेस्टर है वो नए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा, यानी कि वो 9% पे नए बॉन्ड पे लेना पसंद करेगा। जो आपकी बॉन्ड की वैल्यू है वो गिर जाएगी। अगर आप वो बॉन्ड मार्केट में बेचने जाओगे तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि कौन आपका 8% का बॉन्ड लेगा जब मार्केट में नया बॉन्ड 9% पे मिल रहा है। तो इसलिए क्या होगा, आपके बॉन्ड की वैल्यू घट जाएगी। आप अगर 1000 में बेचने जाओगे तो कोई नहीं लेगा, लेकिन हो सकता है अगर आप उसको बोलो 970, 980 या 990 पे दोगे, इस थोड़ा सा डिस्काउंट पे अगर आपका बॉन्ड ट्रेड होगा, तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टर आपको उसके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर भी दे। तो एग्जैक्टली जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तुरंत आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो आपका बॉन्ड प्राइस आपका तुरंत डिस्काउंट पे आ जाएगा। और जैसे इंटरेस्ट रेट घटेंगे मार्केट में, अब फॉर एन एग्जांपल आपका 8% का सेमी बॉन्ड था, लेकिन जो नए बॉन्ड इशू हो रहे हैं वो 7% पे हो रहे हैं, आपकी बॉन्ड वैल्यू बढ़ गई है। कोई भी इन्वेस्टर मार्केट से लेगा उसको 7% ही मिलेगा, लेकिन वो आपके पास आके लेता है कि मुझे 8% वाला बॉन्ड दे दो, तो आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर हो, आप भी उसको एक बिल्कुल प्रीमियम पे आप दोगे। आप 1000 रुपये में नहीं थी 1030 में देना पसंद करोगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन काम करती है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये कैलकुलेशंस बताई हैं कि whenever the market interest rate falls, the value of your bond goes up, and whenever the interest rates in the market goes up, the value of your bonds goes decreased। अब देखते हैं मैच्योरिटी ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन निकालना देखिए बहुत बड़ा एक जो भी इन्वेस्टर हैं जो बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। उनको ये देखना होता है कि जो बॉन्ड की ड्यूरेशन है वो कितनी बची है, और मैच्योरिटी ड्यूरेशन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है। मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इज़ अ रिफाइंड वे टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन से बेटर चीज़ बनी ही नहीं है। क्या करती है, इट कंसीडर द बॉन्ड्स कैश फ्लोज एंड बॉन्ड प्राइसेस इन कैलकुलेटिंग द ड्यूरेशन। जितने भी आपके बॉन्ड्स, जितने भी कैश फ्लोज आ रहे हैं आपके, और जो बॉन्ड प्राइस है, उन दोनों को वो कैलकुलेशन में यूज़ करती है, और एक तरीके से बहुत ही रियलिस्टिक मेजर है ड्यूरेशन का व्हेन इट कम्स टू सिंपल मैच्योरिटी। तो चलिए समझते हैं इस एग्जांपल को। वही जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को देखेंगे आपकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन निकालने के लिए। सेम एग्जांपल था, 1000 रुपये की फेस वैल्यू का एक बॉन्ड है, 6% का कूपन है, और 12 महीने के एंड में दे रहा है। मैच्योरिटी डेट इज़ 3 years अवे। द करंट YTM ऑफ बॉन्ड इज 7%। सो जो करंट YTM से हम पहले इसका करंट प्राइस निकालेंगे, तो कैश फ्लोज ये हमारे आ रहे थे। 1 साल के बाद 60 रुपये था, फिर 2 साल के बाद फिर से 60 रुपये आया, 3 साल के बाद फिर से 1060 रुपीज़ हमें आया। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हमें वापस आ गया। अब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इस कैश फ्लो की निकालूं, तो ये देखिए, पहला 56 है, फिर दूसरे साल प्रेजेंट वैल्यू 42 आई, फिर थर्ड 865 है, जो हम ये 3 साल के बाद जो हमें कैश फ्लो मिलेगा। और इस हिसाब से तीनों को प्लस कर दूँ तो 973 करंट प्राइस ऑफ गिवन YTM। तो ये करंट प्राइस मेरा बॉन्ड का क्या है, 973 है एट गिवन YTM। अब देखिए टाइम वेटेड वैल्यू ऑफ, मैं इनके कैश फ्लोज निकालूंगा कि अब टाइम वेटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इसकी मुझे निकालनी पड़ेगी। मतलब जितना टाइम इनमें है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 56 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, 52 जो कैश फ्लोज आ रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2, एंड थर्ड जो आएगा इज 865 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो कैलकुलेशंस आएंगी ये आ जाएगी आपकी सारी प्लस होकर 2756। तो सिंपल है मैच्योरिटी ड्यूरेशन, सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय करंट बॉन्ड प्राइस, 2756.71 डिवाइड बाय 973, इट इज 2.83 ईयर्स। सो अभी जो इसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन है, यानी कि 2.83 ईयर्स है अभी इस मैच्योरिटी ड्यूरेशन, 2.83 ईयर्स है अभी इस बॉन्ड की सारी की सारी आपको जो टू रिकूप योर इन्वेस्टमेंट्स इन द बॉन्ड। देखिए अब मैं की फीचर्स बताता हूँ मैच्योरिटी ड्यूरेशन की। मैच्योरिटी ड्यूरेशन एक्सप्रेसेस द टाइम्स इट ट्रूली टेक टू रिकूप द कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड। एग्जैक्टली कितना टाइम बचा है आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स को वापस आने में। मैच्योरिटी ड्यूरेशन इज ऑलवेज लोअर देन द मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड इन कूपन बॉन्ड। हायर द कूपन और यील्ड टू मैच्योरिटी, लोअर द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। जितनी ज़्यादा YTM यूज़ करोगे डिस्काउंट करने के लिए, उतनी ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम आ जाएगी। एंड हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन, लोअर विल बी द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। और आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन ज़्यादा है तब भी आपकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम आएगी। और एक चीज़ और, मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड विल बी इक्वल टू इट्स मैच्योरिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैश फ्लोज। तो आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया
तो आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाओगे और आप बता पाओगे कि एग्जैक्टली ड्यूरेशन एंड मैच्योरिटी ड्यूरेशन है क्या। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी समझ आया होगा। और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको प्राइस निकालना आना चाहिए और आपको इंटरेस्ट रेट्स का जो इकोनॉमी में रिलेशनशिप पता होना चाहिए बॉन्ड प्राइसेस से। काफ़ी एक वीडियो देख के आप काफ़ी हद तक समझ सकते हो और जो 1-2 क्वेश्चंस जो मैंने बीच बीच में आपको बताए हैं वो आप देख के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो PMS का। इस चैप्टर में से एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं आने। और अगर सिर्फ ये वीडियो में देख के जितने भी टच पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन्हीं को देख के आप क्लियर ये वाला जो आप 4th चैप्टर है वो क्लियर कर सकते हो उसके क्वेश्चंस को। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कूपन यील्ड इज द कूपन पेमेंट एज परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था जब आपको कूपन यील्ड निकालनी है तो फेस वैल्यू पे निकलेगी, क्योंकि जो कूपन है वो हमेशा फेस वैल्यू पे दिए जाते हैं और कूपन हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तो कूपन यील्ड आएगी आपकी फेस वैल्यू पे। क्वेश्चन नंबर 2, अब मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, मार्केट प्राइस हमें बॉन्ड का निकालने को बताया गया है। फेस वैल्यू 1000 है, पेइंग ए कूपन ऑफ 12% सेमी एनुअली विद रिमेनिंग ईयर्स टू मैच्योरिटी 5 ईयर्स। और इसकी 11% इसकी YTM दी हुई है। राउंड ऑफ उन्होंने बोला है 30/360 डेज काउंट कन्वेंशन करने को। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है, जो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो है सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज, राइट। तो इसके अगर हम फ्यूचर कैश फ्लोज निकालेंगे, अब आप देखिए जो इसमें 12% का कूपन मिल रहा है यानी कि 12%, तो 1 साल के बाद हमें कितना मिलेगा 120 रुपया, 2 साल के बाद भी 120 मिलेगा, 3rd ईयर के बाद भी 120, 4th ईयर 120 और 5th ईयर हमें मिलेगा 1120 रुपये, यानी कि 120 प्लस 1000 रुपीज़ हमारा जो प्रिंसिपल हमें वापस आ जाएगा। अगर मैं इन फ्यूचर कैश फ्लोज की आज आपकी करंट वैल्यू निकालूं, करंट मार्केट प्राइस निकालूं YTM पे, तो YTM हमें 11% दी है, तो मेरे को जो डिस्काउंटिंग यूज़ करनी है वो 11% की यूज़ करनी है। तो 120 फर्स्ट ईयर 106 आएगी, सेकंड ईयर की 97 आएगी, 120 की 87 आएगी, 120 की 79 और 1120 की 664। बहुत ईजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो फाइनेंशियल कैलकुलेटर के ज़रिए। और अगर इन फ्यूचर कैश फ्लोज को आप प्लस कर दोगे तो एग्जैक्टली आंसर 1034 आएगा और राउंड ऑफ नियरेस्ट रुपये में बोला है तो आंसर इज 1038। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1038। द मार्केट प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इज 1038। क्वेश्चन नंबर 3, द फीचर दैट अलाउज द इशूइंग फर्म्स टू रिटायर द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी। ये बहुत ही क्लियरली हमने पढ़ा था कि कॉलेबल बॉन्ड जो कॉल ऑप्शन होता है उसमें फर्म्स के पास एक राइट होता है कि वो बॉन्ड को पहले ही रिटायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, टिपिकली पुटेबिलिटी पुट ऑप्शन फीचर्स ऑफ बॉन्ड किसको देता है? gives the bond holder the option to convert the bond into another security or gives the holder the right under circumstances to sell the bond back to the issuer, या allows the issuing firm to retire the bonds before the maturity, या allows the investor to redeem the bond। बहुत ही क्लियरली हमने देखा कि जो आपके पुट ऑप्शंस हैं वो जो होल्डर है उसको राइट देता है अंडर सर्कमस्टांसेस कि वो अपना बॉन्ड वापस बेच दे इशूअर को। क्वेश्चन नंबर 5, सो बॉन्ड्स विद हायर कूपन्स शो डैश परसेंटेज प्राइस फ्लक्चुएशंस फॉर अ गिवन चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो जैसे कि हमने समझा जो बॉन्ड्स जो हायर कूपन्स के हैं तो वहाँ पर जो परसेंटेज प्राइस फ्लक्चुएशन की परसेंटेज कम रहेगी, और अगर बॉन्ड्स में जितना कूपन कम होगा तो उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा प्राइस फ्लक्चुएशन पे इंटरेस्ट रेट्स का। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा और जितने भी की टर्म्स हैं वो हमने इसमें चैप्टर में टच किए हैं। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से उनको पढ़ा होगा। डेट में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में 2 ही बातें हमें याद रखनी है। पहली तो जो डेट है, जो करंट बॉन्ड है उसका प्राइस निकालना विच इज़ सम ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस, और वो करंट YTM पे हम करेंगे। और इंटरेस्ट रेट्स का और बॉन्ड प्राइसेस का हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। और बाकी जो बॉन्ड्स के ऑप्शंस हैं वो इसमें हमें पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड हमें पता करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये वाला चैप्टर करके जा सकते हो। 4 से 5 आपके क्वेश्चन इसमें बिल्कुल आएंगे और उनके आपको आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हो। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच। आप पहली 3 वीडियोस भी आपने देखी और 4th वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।